हेलो डियर स्टूडेंट्स। देखो, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल एंड केमिकल बॉन्डिंग ये साथ साथ चलते हैं। एक्चुअली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर ये है पीरियोडिक टेबल। इसमें कई बार मेजरली हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है, एटॉमिक साइज़ कैसे वेरी करते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी कैसे वेरी करता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में भी बात करनी है। तो ये कुछ पोर्शन होता है और साथ में एसिडिक एंड बेसिक नेचर पर डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार जेई मेन में आते हैं, तो मेजर इस पर बात करेंगे। वैसे तो इस चैप्टर के दो मेन पार्ट हैं, पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़। पीरियोडिक टेबल तो वो मैंडलीव्स पीरियोडिक टेबल थी, उसके बाद पहले और भी डेवलपमेंट है, लोथर मेयर कर्व, सब वो सब हिस्टोरिकल डेवलपमेंट है, वो सब नहीं पूछा जाता जेई में। मेजरली जो आज पीरियोडिक टेबल चलती है वो है मॉडर्न और लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल बेस्ड ऑन मोजलेस पीरियोडिक लॉ। भाई सारे जो एफर्ट्स थे, चाहे वो मैंडलीव था या उससे पहले जितने भी लोथर मेयर कर्व था, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स थे, ये जितने भी एफर्ट्स थे ये सारे के सारे पीरियोडिक टेबल में या क्लासिफिकेशन में एटॉमिक मास के बेसिस पर बने हुए थे। बट बाद में मोजले साहब ने कहा कि फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट इज एटॉमिक नंबर नॉट द एटॉमिक मास। उसके बेसिस पर नई पीरियोडिक टेबल बनी हुई है। तो जो वाइटल पॉइंट्स हैं वो हम लिखते जाएंगे और मेजर फोकस हमारा होगा नॉट द पीरियोडिक टेबल ऑन पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़, जिस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो, ये पूरी जो हम पढ़ रहे हैं, ये जो लेक्चर्स हम बना रहे हैं सी क्यूब के लिए, जो जेई मेन के लिए गिवन समय में हम कैसे बेस्ट परफॉर्म करें, उसके लिए जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वी आर गोइंग टू फोकस ऑन दैम। फिर भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो हम लिखते चलेंगे। तो हेडिंग लिखेंगे पीरियोडिक टेबल। अब कुछ वाइटल पॉइंट्स भी देखेंगे कि मॉडर्न और लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल is based on Moseley's periodic law. Fundamental property is atomic number, not the atomic mass. So properties of elements are the function of एटॉमिक नंबर्स, जिसे हम सिंबल क्या यूज करते हैं, जेड। एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, एंड नॉट द एटॉमिक मास। और ये तो पता ही है कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल है, जो आप यूज करते हो, अपने कमरे में लगा के रखते हो, 10 रुपए की टेबल मिल जाती है मार्केट में, किसी बुक शॉप से खरीदेंगे तो चिपका लेनी चाहिए। उससे आइडिया रहता है कि थोड़ा सा निकलते बढ़ते देखते हुए कुछ आइडिया लगता रहता है कि कौन से एलिमेंट्स याद रहनी चाहिए पीरियोडिक टेबल। और खासकर जेई मेन में तो एफ ब्लॉक, डी ब्लॉक सारे पूछे जाते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कई बार याद भी करना पड़ता है, रटना भी पड़ता है। इनऑर्गेनिक पर रटने का एक एलिमेंट है तो सही, उसके बगैर काम बन नहीं पाता। और कई बार एनसीईआरटी ऑल्सो प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, खासकर ब्लॉक केमिस्ट्री, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक एंड मेटलर्जी, सरफेस केमिस्ट्री, फिजिकल का सरफेस केमिस्ट्री, ये सब चैप्टर तो एनसीईआरटी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सो स्टार्ट रीडिंग एनसीईआरटी, दैट मेक्स एन इंपॉर्टेंट वन। तो प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर एंड नॉट द एटॉमिक मास। नॉट तो लिखना रह गया, नॉट द एटॉमिक मास, यही तो मेन पॉइंट था। अब जैसा आप जानते हो कि 7 हॉरिजॉन्टल रोज हैं विच आर कॉल्ड पीरियड्स, 18 वर्टिकल कॉलम्स हैं विच आर कॉल्ड ग्रुप्स और फैमिलीज। सेम प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स अपीयर इन द सेम ग्रुप। ये पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज एंड बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर और आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। पूरी पीरियोडिक टेबल को जैसे 7 हॉरिजॉन्टल रोज हैं, 18 वर्टिकल कॉलम्स हैं, कई बार ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। तो पीटी पीरियोडिक टेबल is divided into 4 blocks: S block,
पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। अच्छा, इसमें एक इंपॉर्टेंट बात होती है कि आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। एस ब्लॉक में जो होता है एल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं ग्रुप 1 एंड 2। सो NS1 और 2, 1 to 2, ये होता है आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। पी ब्लॉक का होता है NS2, NP 1 to 6। ग्रुप नंबर 13 से लेकर के 18 तक इसे पी ब्लॉक होता है। डी ब्लॉक के अंदर ग्रुप नंबर 3 से लेकर के 12 तक होता है, और ये है N-1, D 1 to 10, NS 0 to 0 से 2। NCERT में दिए हुए हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जरूर याद रखें। N-2 F 1 से 14 एंड N-1 D 0 से 1 एंड NS2। ये है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द S ब्लॉक एलिमेंट्स, P ब्लॉक एलिमेंट्स, D ब्लॉक एलिमेंट्स एंड F ब्लॉक एलिमेंट्स। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे जाते हैं, आपको याद रहने चाहिए। कई बार NCERT पढ़ो इन चीज़ों के लिए, दैट इज़ ऑलवेज बेनिफिशियल, पढ़ो तो सही। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सी प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन करते हैं। अच्छा, F ब्लॉक के लिए एक इंपॉर्टेंट बात है, ये ज़रूर ध्यान रखेंगे कि F ब्लॉक के लिए जो ग्रुप नंबर है, ऑल F ब्लॉक एलिमेंट्स हैव ग्रुप नंबर 3, जबकि डी ब्लॉक के ग्रुप नंबर कहाँ से होते हैं? 3 to 12। पी ब्लॉक कहाँ से होता है? 13 to 18। और एस ब्लॉक क्या होता है? 1 and 2। ये हैं ग्रुप नंबर्स। बट एफ ब्लॉक के सभी एलिमेंट्स जो हैं वो ग्रुप नंबर 3 शो करते हैं। उसको भी 2 सीरीज में हमने पीरियोडिक टेबल के नीचे रखते हैं ना, आप देखते हो, लेंथेनाइट सीरीज, एक्टिनाइट सीरीज, जिसे हम कई बार 4F एंड 5F सीरीज भी बोलते हैं। तो ये तो थोड़ा सा आइडिया पीरियोडिक टेबल के बारे में है। अच्छा, पीरियोडिक टेबल में जैसे ग्रुप्स हैं, तो ग्रुप्स में जैसे नोबल गैसेस हैं, एटॉमिक नंबर सबके याद रहने चाहिए बच्चों को। जैसे ये है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन। हाँ, लेकिन रेडॉन रेडियो एक्टिव है, बाकी नहीं है। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है। तो जब भी आप, ये हो गया फर्स्ट पीरियड से सेकंड पीरियड में आओ 8 जोड़ के, सेकंड से थर्ड भी आओ 8 जोड़ के, थर्ड से फोर्थ पे आओ 18 जोड़ के, फोर्थ से फिफ्थ पे आओ 18 जोड़ के, और फिर आओ 32 जोड़ के, और 7वें पीरियड में जो भी नेक्स्ट होगा, यहां भी अगर आओगे तो 32 जोड़ के ही आओगे। दिस इज फर्स्ट, सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड में आता है, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ। XYZ लिख दो इसको। वैसे तो 100 से ज़्यादा एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट्स का एक नोटेशन है, UPSC नोटेशन, बट चलो मैं XYZ ही लिख देता हूँ। शायद एलिमेंट डिस्कवर्ड है या नहीं है वो देखना पड़ेगा अभी। तो इस तरीके से एटॉमिक नंबर लिखते हैं। ये थे पीरियड नंबर। और ये 18th ग्रुप नंबर है, 18th ग्रुप। नोबल गैसेस हैं, ऑल आर सेट टू विद नोबल गैसेस। 2 है, 8 जोड़ करके 10 आ गया, 8 और जोड़ करके 18 आ गया। क्रिप्टॉन 18 जोड़ोगे 36 हो गया, 36 में 18 जोड़ोगे 54 हो गया, 54 में 32 जोड़ने हैं तो 86 हो गया, और 86 में 32 जोड़ोगे तो कितना होगा? 6 2 8 118। ये है एटॉमिक नंबर। ये तरीका होता है कि कौन से ग्रुप पे मूव करने पर एटॉमिक नंबर जोड़ना है। जैसे कई बार जरूरत पड़ती है, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि यहीं तो मैं बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस आई एम टेलिंग यू कि कहाँ कहाँ किन चीज़ों की जरूरत पड़ जाती है, तो दैट शुड यू शुड हैव एन आइडिया अबाउट। जैसे जिंक, कैडमियम, मरकरी है, ये 4th पीरियड है, ये 5th पीरियड का है, ये 6th का है, और इसका एटॉमिक नंबर 30 है। अब मुझसे कोई कहे कि मरकरी का एटॉमिक नंबर बताओ और मुझे याद नहीं है, तो ना याद हो तो भी आप मैनेज कर सकते हो। कैसे?
आप 18 जोड़ के आओ तो कितना 48, 32 जोड़ के आ जाओ तो कितना हो गया 80, 80, यही हुआ। ये होगा एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर फाइंड आउट करने का ये तरीका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं सारी इंपॉर्टेंट बातें ही करता हूं। तो दिस यू शुड हैव एन आइडिया अबाउट हाउ टू फाइंड आउट एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट। एलिमेंट की पोजीशन पता है, लोकेशन पता है, कहाँ है पीरियोडिक टेबल में, कौन से ब्लॉक में है, कहाँ पे है, बट ये पता लगाना कि उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, वी शुड हैव एन आइडिया अबाउट। यहीं पे पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़ की जब बात करते हैं हम, तो वहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, वो है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। कई बार एटॉमिक नंबर तो हम समझते हैं जेड, तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या है, यहाँ तक की ये बात एक बार पहले नोट करेंगे, नोट इट डाउन। जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव एक तो होता है एटॉमिक नंबर, जेड मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो जेड क्या है, एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, एटम है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स तो बराबर ही होते हैं, तो ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हुए। बट इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का मतलब होता है कि मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम लगता है बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को। तो इन मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज आउटर इलेक्ट्रॉन्स एक्सपीरियंस लेसर न्यूक्लियर फोर्स। तो in multi-electron species, outer electron experience lesser attractive force due to inner electrons. और न्यूक्लियर फोर्स कम लग रहा है उनके ऊपर का, मतलब न्यूक्लियस का चार्ज कम एप्लीकेबल है, तो वहां पर इसीलिए मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज में ही दिस इज कॉल्ड शील्डिंग इफेक्ट। दिस इज कॉल्ड शील्डिंग इफेक्ट। मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज में है ये, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज में नहीं, वहां तो एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज में बाहर के इलेक्ट्रॉन कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है न्यूक्लियस का। इसे शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट भी बोलते हैं। इसकी वजह से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है वो जेड इफेक्टिव लगता है। तो जेड इफेक्टिव इज द न्यूक्लियर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज दैट अप्लाइज ऑन आउटर इलेक्ट्रॉन्स दैट इज इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा, वेयर सिग्मा इज कॉल्ड शील्डिंग कांस्टेंट। और स्क्रीनिंग कांस्टेंट। और जेड एटॉमिक नंबर है, ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ना लिख करके इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लिखो, वो जब बेटर टर्म है। तो एक तरीके से ये हो गया इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो किसी भी बाहर वाले मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज में बाहर पे इलेक्ट्रॉन्स पे जो जेड इफेक्टिव होता है वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जेड इफेक्टिव लगता है। और पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट जाने पर लेफ्ट टू राइट इन पीरियोडिक टेबल Z effective increases and from top to bottom Z effective increases very slightly
slightly and may be taken constant. मे बी टेकन कांस्टेंट, स्लाइटली बढ़ता है टॉप टू बॉटम आने पर, बट उसको कांस्टेंट हम मान सकते हैं। तो लेफ्ट से राइट जाने पर जेड इफेक्टिव बढ़ता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इस बात का यूज हमें करना होगा कहाँ? इन पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। उसमें 4 प्रॉपर्टी मेन हैं: एटॉमिक साइज, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। नोट करेंगे यहां तक की बात को। 4 मेन प्रॉपर्टीज की जब बात करते हैं तो पहली प्रॉपर्टी है एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस मतलब साइज ऑफ एन एटम और एटॉमिक साइज। तो कोई एटम किस साइज का है? काफी छोटा होता है एटम, एंगस्ट्रॉम में होता है, बट इसमें भी 3 तरह की एटॉमिक रेडियस होती हैं, जैसे कोवेलेंट रेडियस, आर कोवेलेंट लिखते हैं, मेटालिक रेडियस, आर मेटालिक भी बोलते हैं, क्रिस्टल, इसे क्रिस्टल रेडियस ही बोलते हैं, और क्रिस्टल रेडियस। कोवेलेंट रेडियस, मेटालिक रेडियस एंड वॉन डर वाल्स रेडियस। कोवेलेंट रेडियस कोवेलेंट बॉन्ड्स में पाया जाता है। तो जब कोई कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा हो, तो जैसे कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, जैसे हाइड्रोजन है या 2 एटम है, A2 मॉलिक्यूल है, ये A एटम है, ये A एटम है, ये इनके न्यूक्लियस हैं। तो इनके सेंटर टू सेंटर जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है D, तो R कोवेलेंट कितना होगा? D/2। इस तरीके से तो ये हुआ। हालांकि कोवेलेंट रेडियस, एक्चुअल रेडियस तो ये था, बट कोवेलेंट रेडियस इसका आधा है ये। तो एक तरीके से कोवेलेंट रेडियस इज स्लाइटली स्मॉलर देन एक्चुअल साइज, स्लाइटली स्मॉलर देन एक्चुअल साइज और एक्चुअल रेडियस। कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स में इट इज जनरली ऑब्जर्व्ड। मेटालिक रेडियस में मेटल्स होती हैं, मेटल्स के एटम्स कई बार इस तरीके से क्रिस्टल्स बनाते हैं, तो उनके बीच की जो डिस्टेंस है उनके बीच का आधा कर देते हैं D1 बोल दो। तो D1/2 इज इक्वल टू R मेटालिक रेडियस। और देखो मेटल्स के अंदर एटम छूते हुए नहीं होते, थोड़ा दूर दूर होते हैं। तो मेटालिक रेडियस इज स्लाइटली लार्जर देन एक्चुअल रेडियस। एक्चुअल रेडियस तो यही है ना, यहां तक है एक्चुअल रेडियस, बट हमने इसका आधा लिया है तो थोड़ा लार्जर लिया है। तो मेटालिक रेडियस इज स्लाइटली लार्जर देन एक्चुअल रेडियस, slightly larger than actual radius। और वॉन डर वाल्स रेडियस इज मच एररफुल। ना कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है, ना मेटालिक बॉन्ड बन रहा है, जनरली यूज्ड फॉर नोबल गैसेस। क्यों नोबल गैसेस के लिए? क्यों नोबल गैसेस ना तो कोई कोवेलेंट बॉन्ड बनाते, हालांकि हैवियर नोबल गैसेस बना लेते हैं। आज अगर ध्यान से देखो तो जिनॉन भी है तो नोबल गैस ही, बट कंपाउंड बन गए, उसके कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं XeO3, XeO4, XeF2, XeF4, XeF6। पता है, पूरा चैप्टर है हेलोजन एंड नोबल गैसेस। 12th क्लास की NCERT में होता है वो चैप्टर। तो जिनॉन के तो कई कंपाउंड बन चुके हैं, रेडॉन के भी बन चुके हैं, क्रिप्टॉन का भी एक आध कंपाउंड बना हुआ है, KrF2 शायद बना हुआ है, बट हीलियम, नियॉन, आर्गन का अभी तक कोई कंपाउंड नहीं बना। तो उनके लिए तो वॉन डर वाल्स रेडियस ही एक सहारा है, क्योंकि ना तो वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते और ना वो मेटल के फॉर्म में एग्जिस्ट करते। तो जनरली यूज्ड फॉर नोबल गैसेस। दिस इज मच लार्जर देन द एक्चुअल रेडियस, मतलब मच एररफुल।
नॉन बॉन्डिंग रेडियस भी कहलाता है, ऑल्सो कॉल्ड, क्योंकि बॉन्ड नहीं बन रहा, कोई ना मेटालिक बॉन्ड ना कोवेलेंट बॉन्ड, ऑल्सो कॉल्ड नॉन बॉन्डिंग रेडियस। अच्छा ठीक है, बट सर क्वेश्चन कैसा आएगा? क्वेश्चन क्या आएगा कि सेम एलिमेंट्स के लिए, मान लो ऐसे बोल दे, फॉर सेम एलिमेंट, अगर कोई सेम एलिमेंट है तो कोवेलेंट रेडियस से बड़ा होगा मेटालिक रेडियस, और मेटालिक रेडियस से काफी बड़ा होगा वॉन डर वाल्स रेडियस। दिस इज इंपॉर्टेंट। तो कोवेलेंट रेडियस जो है वो मेटालिक रेडियस से छोटा होता है, वॉन डर वाल्स रेडियस काफी बड़ा होता है फॉर द सेम एलिमेंट। बट जो एलिमेंट कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं उनके लिए इट इज अप्रोप्रिएट टू टेल द साइज ऑफ द एटम इन टर्म्स ऑफ कोवेलेंट रेडियस। जो मेटल्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं उनके लिए मेटालिक रेडियस, और जो कुछ ना करें तो फिर मजबूरी है, और क्या करें, एररफुल है, हाईली एररफुल है कौन, वॉन डर वाल्स रेडियस, बट क्या करें, बताना तो पड़ेगा ही। जैसे कई बार बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कोवेलेंट रेडियस और मेटालिक और वॉन डर वाल्स रेडियस में डिफरेंस क्या है। जैसे हाइड्रोजन गैस है, यहां तक की बात लिखो, मैं अगली स्क्रीन पे लिखता हूं। मान लो जैसे ये फॉर एग्जांपल H2 गैस, H2 इन सॉलिड स्टेट, और हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल मान लो इस तरीके से हैं, ये हाइड्रोजन है, दूसरा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, तीसरा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ये रैंडमली मान लो क्रिस्टलाइज हो गए, ये रहे। ये कौन सी रेडियस है? ये तो कोवेलेंट बॉन्ड बन गया, ये वाला ओवरलैपिंग से बन रहा है ये बॉन्ड, तो कोवेलेंट बॉन्ड है। ये मान लो D1 है, और मान लो दो एडजेसेंट बहुत पास पास वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे ये हो गया, इसे D2 बोल दो, तो D1/2 क्या कहलाएगा? R कोवेलेंट, और D2/2 क्या कहलाएगा? R वॉन डर वाल्स। वॉन डर वाल्स रेडियस में मॉलिक्यूल्स में वीक वॉन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, और उन वॉन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू जो क्लोजेस्ट मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस का आधा कर दो तो दैट बिकम्स वॉन डर वाल्स रेडियस। तो ऑब्वियसली कोवेलेंट रेडियस से तो बड़ा ही होगा वॉन डर वाल्स रेडियस। इस तरीके से बोलते हैं, नॉन बॉन्डिंग रेडियस भी बोलते हैं। आ गई बात समझ में? अब बात आती है, क्वेश्चन इन पे थोड़ा कम पूछे जाते हैं, क्वेश्चन तो मेनली ट्रेंड्स पे पूछे जाते हैं, ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल, मेनली S&P ब्लॉक की बात करते हैं। तो लेफ्ट से राइट जाने पर साइज के ट्रेंड्स कैसे होते हैं, कौन एक्सेप्शंस हैं एंड ऑल दैट। ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल S&P ब्लॉक, एटॉमिक साइज के। अच्छा, डिपेंड किससे करेंगे? जनरली फैक्टर्स कौन से हैं? जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा तो न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पर ज्यादा लगेगा, तो इलेक्ट्रॉन अंदर खींचे चले जाएंगे, तो साइज छोटा होगा, एटॉमिक साइज छोटा। और यदि नंबर ऑफ शेल्स ज्यादा होंगे, n ज्यादा, तो साइज भी, एटॉमिक साइज भी ज्यादा होगा। तो लेफ्ट से राइट जाने पर जेड इफेक्टिव जो हैं वो तो बढ़ते जाते हैं, तो साइज घटता है। तो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज घटते हैं, एंड फ्रॉम टॉप टू बॉटम जेड इफेक्टिव हल्का फुल्का बढ़ता है, बट वो हम कांस्टेंट मान लेते हैं, कांस्टेंट रहते हुए, और नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं, जितने पीरियड्स उतने शेल। सेकंड पीरियड से थर्ड पीरियड पे आओ, एक शेल ऐड कर दिया, मतलब साइज बढ़ेगा। तो साइज, एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस या बढ़ेगा। तो लेफ्ट से राइट जाने पर घटता है, टॉप टू बॉटम आने पर बढ़ता है। बट एक्सेप्शंस भी हैं इसके। क्या एक्सेप्शंस? एक तो यही कि नोबल गैस का जो साइज है, दिस इज फाउंड टू बी लार्जेस्ट इन द पीरियड, इन सेकेंड एंड थर्ड पीरियड,
size of noble gas is largest as van der Waals radius is measured is reported for noble gas while covalent or metallic radius for other elements of period. ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेफ्ट से राइट जाने पर साइज घटते हैं, अचानक से नोबल गैस का साइज बहुत बढ़ावा पाया जाता है। क्यों बढ़ावा पाया गया? हाँ, इसलिए क्योंकि नोबल गैस के लिए कोई ना तो कोई कोवेलेंट कंपाउंड एग्जिस्ट करता, जैसे नियॉन हो गया, आर्गन हो गया, और ना ही वो कोई मेटल के फॉर्म में एग्जिस्ट करते, तो ना तो मेटालिक रेडियस पॉसिबल है डिटरमिन करना, और ना ही कोवेलेंट रेडियस पॉसिबल है। क्या पॉसिबल है? ओनली van der Waals रेडियस, और van der Waals रेडियस इज मच एररफुल एंड कम्स आउट टू बी वेरी लार्ज। दैट्स वाई जो हम मेजर करते हैं बताएंगे तो वही ना, अंदाजे से थोड़ी बोलेंगे नहीं नहीं छोटा होगा, ऐसे थोड़ी। जो नाप के ला रहे हो आप तो डेटा के बेसिस पर रिपोर्ट करोगे। तो ये एक है। दूसरा नोटेबल एक्सेप्शन है रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम। वैसे तो टॉप टू बॉटम नीचे आने पर साइज जो है वो बढ़ते जाते हैं, बट गैलियम इज स्लाइटली स्मॉलर देन एल्यूमिनियम। एटॉमिक साइज ऑफ slightly smaller than एल्यूमिनियम एटम। ये तो उल्टा ही है भाई। बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, सही सब नाम है। ऐसा होता है। दूसरे कलर में लिखो तो जगह थोड़ी कम पड़ गई। बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। टॉप टू बॉटम आने पर साइज बढ़ने चाहिए थे, बट ये एक्सेप्शन है गैलियम। ये है एक्सेप्शन। तो एटॉमिक साइज ऑफ द गैलियम इज स्लाइटली स्मॉलर देन एल्यूमिनियम। और उसका रीजन, एक लाइन में रीजन जो है वो भी कई बार पूछा जाता है, क्योंकि गैलियम से पहले 3D सीरीज भरी है स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक। गैलियम का एटॉमिक नंबर 31 है और यहाँ 21 से लेकर के 30 तक है एटॉमिक नंबर, और उसमें डी में इलेक्ट्रॉन भरे हैं, और डी के इलेक्ट्रॉन पुअर शील्डिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं, शील्डिंग कम कॉज करते हैं। डी इलेक्ट्रॉन्स काफी कम शील्डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन्स आर पुअर शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो रीजन क्या हुआ? रीजन इट इज ड्यू टू पुअर शील्डिंग caused by d electrons। इसको जरा ये सेग्रीगेट कर दो, कभी तुम्हें ऐसा लगे कि ये तो इट इज ड्यू टू द पुअर शील्डिंग कॉज्ड बाय डी इलेक्ट्रॉन्स विच आर फिल्ड जस्ट बिफोर गैलियम। कहाँ? स्कैंडियम से लेके जिंक तक। बस इतनी बात अगर याद रखेंगे तो ये याद रहना चाहिए। अच्छा, ये वाला पॉइंट एक और याद रखो, पहले यहां तक की बात लिखो, देन वी शैल मूव टू द नेक्स्ट स्क्रीन। क्वेश्चन तो इन्हीं पर पूछे जाते हैं इस तरह के पॉइंट्स पर। शील्डिंग जो कॉज होती है वो सबसे ज्यादा शील्डिंग एस कॉज करता है, तो NS ग्रेटर देन NP ग्रेटर देन ND ग्रेटर देन NF। डिक्रीजिंग शील्डिंग कॉस्ट पर इलेक्ट्रॉन बेसिस। और D and F electrons are said to be the poor shielding electrons. D and F electrons are poor shielding electrons। मतलब ये न्यूक्लियर के चार्ज को रोक नहीं पाते, शील्ड नहीं कर पाते।
तो इस तरीके से शील्डिंग इफेक्ट जो बताया था, ये रीज़न याद रखो कि डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन्स आर पुअर शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, दैट्स इट। इसी में एक और चीज़ आती है, वो है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। हालांकि लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन हम ज़्यादा अच्छे से पढ़ते हैं डी एंड एफ ब्लॉक में, बट जब पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, हम तो निपटा के चलेंगे अभी। तो तीसरा एक्सेप्शन होता है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। जैसे जैसे पढ़ा रहे हैं वैसे वैसे याद करते चले जाओ, क्वेश्चन आएगा सटाक से सॉल्व होगा। तो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन या लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनम के बाद वाले एलिमेंट्स में ये ऑब्जर्व होता है और ये फैक्ट पी ब्लॉक तक जाता है। तो कहाँ जा रहा है ये फैक्ट? जैसे स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक और आगे तक चलते हैं। और इससे पहले है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, वो तो हो गया, स्कैंड्रियम, इट्रियम एंड लेंथेनम, और ये जिरकोनियम, हाफनियम। बट यहां पर अगर ध्यान से देखें, लेंथेनम के बाद में सीरियम से लेकर के ल्यूटीशियम तक 14 एलिमेंट्स हैं, 4f सीरीज है, 14 एलिमेंट्स, जहां पर इलेक्ट्रॉन f में बढ़ते हैं और f के इलेक्ट्रॉन्स पुअर शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है, सीरियम से लेकर ल्यूटीशियम तक, इसलिए यहां स्टार मार्क लगाए जाते हैं। लेंथेनम के बाद वाले एलिमेंट्स में प्रभाव पाया जाता है और फिर ये चलता चला जाता है। जिंक, कैडमियम, मरकरी, इस तरीके से कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, इस तरीके से निकिल, पैलेडियम, प्लैटिनम एंड सो ऑन। ये यहां पाया जाता है ये प्रभाव। क्या कि डी ब्लॉक के अंदर आगे जब बढ़ते हैं तो लेंथेनम के बाद वाले एलिमेंट्स का जो साइज है, जैसे हाफनियम है, टॉप टू बॉटम आने पर साइज जो है बढ़ना चाहिए। टाइटेनियम से बड़ा जिरकोनियम है, बट जिरकोनियम और हाफनियम का साइज लगभग बराबर है, क्योंकि एफ इलेक्ट्रॉन्स जो भरे हैं वो बहुत पुअर शील्डिंग कॉज करते हैं और जेड इफेक्टिव काफ़ी ज़्यादा होता है हाफनियम के केस में, इसलिए साइज घट जाता है। तो क्या पॉइंट है? आफ्टर लेंथेनम क्या साइज ऑफ एटम्स, मतलब इफेक्ट को मैं ऐसे लिख देता हूं, लेंथेनम के बाद वाले एलिमेंट से पाया जाता है कि टाइटेनियम से बड़ा है जिरकोनियम, बट जिरकोनियम एंड हाफनियम का साइज लगभग बराबर। ऐसे ही कॉपर से बड़ा है सिल्वर, बट सिल्वर एंड गोल्ड का साइज, एटॉमिक साइज लगभग बराबर है। ऐसे ही जिंक से बड़ा है कैडमियम, और कैडमियम और मरकरी का साइज लगभग बराबर है। तो यही तो है वो प्रभाव। थ्री डी से 4D में आते हैं, ये 3D सीरीज, ये 4D सीरीज, ये 5D सीरीज है। 3D से 4D में वर्टिकल डाउन आते हैं तो साइज बढ़ना चाहिए, बढ़ता है। 5D से 6D में आते हैं, 4D से 5D में आते हैं तो साइज लगभग रिमेन्स कांस्टेंट इन केस ऑफ एलिमेंट्स आफ्टर लेंथेनम। आफ्टर लेंथेनम ये प्रभाव पाया जाता है एंड दिस इज कॉल्ड लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। दिस इज ऑल ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। रीजन, ड्यू टू पुअर शील्डिंग of f electrons which are filled just before hafnium या just after lanthanum। ये है प्रभाव, ये याद रखें, इसका प्रभाव आयोनाइजेशन एनर्जी पे भी आएगा। तो ये था एटॉमिक साइज। इसी में एक और चीज होती है आयनिक रेडियस। आयन भी होते हैं, कैटायन होता है, एनायन होता है, उस तरह की चीजें होती हैं। नोट करो यहां तक की बात। हाँ भाई बच्चों, हेडिंग लिखो आयनिक रेडियस।
अब आयंस भी दो तरीके के हो सकते हैं, कैटायन एंड एनायन। अब दो तरह के आयंस हैं, कैटायन एंड एनायन। कैटायन जो है वो स्मॉलर देन न्यूट्रल एटम होता है, और एनायन जो होता है इट इज लार्जर देन न्यूट्रल एटम और बिगर देन न्यूट्रल एटम। तो कैटायन जो होता है स्मॉलर होता है न्यूट्रल एटम से, एनायन जो होता है बिगर होता है न्यूट्रल एटम से। समझ में भी आ रही है बात? आप जब कैटायन बनाते हो तो इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हो, प्रोटॉन्स जो के त्यों हैं न्यूक्लियस के अंदर, तो न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है इलेक्ट्रॉन्स कम होने की वजह से। और एनायन में इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस के चलते साइज जो है वो बढ़ जाता है, तो एनायंस बड़े होते हैं। जैसे रेडियस ऑफ Na प्लस इज स्मॉलर देन रेडियस ऑफ सोडियम एटम, बट रेडियस ऑफ फ्लोराइड आयन इज ग्रेटर देन रेडियस ऑफ फ्लोरीन एटम। इस टाइप से तो ये बात है। इसी में एक टर्म यूज करते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयन। वो नाम से मालूम पड़ रहा है आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम हो, हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जैसे एग्जांपल देखें, जैसे N3 माइनस ऑक्साइड आयन, फ्लोराइड आयन, आयनों की बात कर रहे हैं, Na प्लस, Mg2 प्लस एंड Al3 प्लस। तो N3 माइनस, O2 माइनस, F माइनस, Na प्लस, Mg2 प्लस, Al3 प्लस, ये सब आयंस की अगर बात करें तो अगर ध्यान देखो तो यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर ध्यान से देखो तो 7 और 3 10, 8 और 2 10। क्यों? 8 तो थे ही ऑक्सीजन में, एटॉमिक नंबर 8 है, और 2 इलेक्ट्रॉन और आ गए तो ऑल टुगेदर इट बिकम्स 10 एंड दिस इज 9 प्लस 1 10। बट यहाँ 11 माइनस 1 10, यहाँ 12 माइनस 2 10, यहाँ 13 माइनस 3 10। सो लाइक दैट इट विल बी देयर। तो ये हैं आयंस, कैटायंस, एनायंस, और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है। अब इनके साइज कैसे कंपेयर करें? तो साइज के लिए फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस की बात करते हैं तो Z/E रेशियो जितना, भाई इलेक्ट्रॉन तो सेम ही है और Z एटॉमिक नंबर है, तो Z/A रेशियो जितना ज़्यादा होगा साइज उतना ही छोटा होगा। Z/E रेशियो जितना ज़्यादा साइज उतना ही छोटा। जरा देखना, आप जरा देखना यहाँ पे Z/E कितना है। लुक एट द वैल्यू ऑफ Z/E। Z 7/10, ये कितना 8/10, ये कितना 9/10, 11/10, 12/10, 13/10। Z/E सबसे ज़्यादा किसका है? एल्यूमिनियम 3+ का, तो सब में छोटा साइज है। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि Al3+ से बड़ा है मैग्नीशियम 2+, उससे बड़ा सोडियम प्लस, उससे बड़ा फ्लोराइड आयन, उससे बड़ा ऑक्साइड आयन, और इन सब में सबसे बड़ा नाइट्राइड आयन, इंक्रीजिंग आयनिक साइज। तो इस तरीके से आप कंपेयर कर सकते हो साइज ऑफ आयंस में। जैसे मान लो एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपसे, कई बार क्वेश्चन भी बीच बीच में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाए कि विच इज लार्जेस्ट इन साइज। मान लो ए ऑप्शन क्लोराइड आयन, बी ऑप्शन फॉस्फाइड आयन, सी ऑप्शन सल्फाइड आयन, और डी ऑप्शन कुछ मान लो फ्लोराइड आयन। तो बताओ कैसे बोलोगे? सोच समझ के जवाब दें कि विच इज़ लार्जेस्ट इन साइज। फ्लोराइड से बड़ा तो क्लोराइड आयन ही है, टॉप टू बॉटम आने पर साइज तो बढ़ते हैं, बट इन तीनों में ये तीनों क्या हैं? ये तीनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं। नहीं, चौथा वाला फ्लोराइड आयन नहीं, ये तीनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं। यहाँ
क्लोरीन में 17 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक आ गया 18। फॉस्फोरस में 15 होते हैं, 3 और आ गए 18। सल्फर में 16 होते हैं, 2 और आ गए 18। बट साफ दिखाई पड़ता है कि जहां Z/E की वैल्यू लो, साइज आयनिक रेडियस ज़्यादा। इसका मतलब लार्जेस्ट साइज कौन सा? ये हो गया। तो व्हाट इज आंसर? कलर चेंज करके दिस इज द आंसर। तो फॉस्फाइड आयन इज द लार्जेस्ट इन साइज। कई बार इस तरीके से पूछते हैं। एक आध पॉइंट ये भी रखो एज ए फैक्ट के रूप में याद रखो, रिमेंबर एज फैक्ट। क्या रेडियस ऑफ Li प्लस is greater than radius of Mg2 plus and greater than radius of, ये बस ये साइज है। एल्यूमिनियम में तो कंपेयर कर ही सकते हो, और बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, 0.76 एंगस्ट्रॉम है। एक्चुअली एक बार जेई ने पूछा हुआ है और ये 0.72 एंगस्ट्रॉम है। तो ये एक एक्सेप्शनल केस है, यू आर सपोज टू रिमेंबर। तो बच्चों ये थे एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक साइज, जिसके बारे में हमने बात की, वी हैव टॉक्ड अबाउट। एंड नाउ वी मूव टू द सेकंड प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी? आयोनाइजेशन एनर्जी। तो लिखो सेकंड प्रॉपर्टी, आयोनाइजेशन एनर्जी IE और आयोनाइजेशन एंथैल्पी। मतलब इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है। एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूट्रल एटम। एनर्जी नीडेड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन। तो एनर्जी नीडेड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ गैसियस एटम। टू फॉर्म गैसियस कैटायन। इसे बोलते हैं हम आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। जैसे सोडियम है, गैसियस एटम से डिफाइन गैसियस के लिए ही होगा, सोडियम प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन। तो जो भी एनर्जी चाहिए इसे बोलेंगे I1, आयोनाइजेशन एनर्जी। तो सोडियम से सोडियम प्लस गैसेस प्लस इलेक्ट्रॉन, दिस इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी IE। आ गई बस समझ में? तो ये आयोनाइजेशन एनर्जी है। अच्छा, आयोनाइजेशन एनर्जी ये हमेशा पॉजिटिव है, पॉजिटिव फॉर ऑल एलिमेंट्स, मतलब एनर्जी इज नीडेड। इसका मतलब ये हो गया एंडोथर्मिक प्रोसेस। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने की भी जरूरत पड़ती है, तो उसे हम सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। जैसे क्या? जैसे मान लो ये है कोई एलिमेंट X है या M है, M प्लस पहला इलेक्ट्रॉन निकाला तो इसे बोलेंगे I1, या कई बार इसे हम डेल्टा H I1 ही बोलते हैं। इसे बोल देंगे हम फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। एंथैल्पी के टर्म्स में बात करते हैं, और इसे बोल देंगे फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। बट कई बार ऐसा होता है कि हमें बाइवेलेंट कैटायन बनाना हो, तो अगला इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे तो बन जाएगा M2 प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, ये कहलाएगा I2। किसका? किसका? M का। किसका? M का। ये किसका? M का। और कई बार इसे I1 भी बोल देंगे, I1 ऑफ M प्लस। सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ M या फिर फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ M प्लस, दोनों का मीनिंग सेम है। अच्छा, एक और इलेक्ट्रॉन रिमूव करना हो, जैसे एल्यूमिनियम आयन बनता है 3 प्लस बनाता है, एल्यूमिनियम क्यों लिख रहे हैं, M लिखें। तो ये कहलाएगा
3 और I2 ऑफ M प्लस और I1 ऑफ M2 प्लस, इस तरीके से डिफाइन होता है। तो किसी एलिमेंट के लिए ये सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जीज है गो ऑन इंक्रीजिंग, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। फॉर एन एलिमेंट I1 से हमेशा बड़ा होगा I2, उससे बड़ा होगा I3 और उससे बड़ा होगा एंड सो ऑन। सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जीज गो ऑन इंक्रीजिंग। और बात समझ में भी आती है, क्यों? आपने किसी एटम से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया तो साइज तो छोटा हो गया ना, कैटायन का साइज तो छोटा हो गया, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन अगला इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो गया, क्योंकि जेड इफेक्टिव बढ़ गया मतलब साइज छोटा हो गया, और साइज छोटा होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास आ गया, निकालने में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से हम बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। अच्छा, कौन से फैक्टर्स हैं विच अफेक्ट आयोनाइजेशन एनर्जी? विल टॉक इन द नेक्स्ट स्क्रीन। फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी। एक तो यही है कि जेड इफेक्टिव जितना ज़्यादा होगा, जेड इफेक्टिव ज़्यादा मतलब न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, न्यूक्लियस का चार्ज ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉनों पर लग रहा है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। इलेक्ट्रॉन को निकालने में ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, मशक्कत करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। आयोनाइजेशन एनर्जी विल बी मोर। हालांकि साइज जितना बड़ा होगा तो वो जो इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहा हो, साइज बड़ा है तो इलेक्ट्रॉन बाहर तक दूर है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, निकालना आसान होगा, तो आयोनाइजेशन एनर्जी वुड बी लेस। और तीसरा, कई बार जेड इफेक्टिव जो होता है, ये तीसरा पॉइंट ये होता है कि हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड कॉन्फ़िगरेशंस आर डिफिकल्ट, तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन या हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और चौथा एक और फैक्टर होता है पेनिट्रेशन पावर। पेनिट्रेशन पावर जो होती है, पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी ज़्यादा। हाफ फील्ड या फुल्ली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो भी आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है, क्योंकि ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशंस हैं। They are said to be the stable configurations. स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इन्हें डिस्टर्ब करना आसान काम नहीं होगा। और पेनिट्रेशन पावर किसकी ज़्यादा होती है? NS की ग्रेटर देन NP इज ग्रेटर देन ND इज ग्रेटर देन NF। तो NS की, ये NS वो नहीं है, नीरज सैनी सर नहीं है, ये S ऑर्बिटल है बेटे। तो NS इज ग्रेटर देन NP इज ग्रेटर देन ND इज ग्रेटर देन NF। तो कहने का मतलब ये है कि डिक्रीजिंग पेनिट्रेशन पावर है। डिक्रीजिंग पेनिट्रेशन पावर है ये। NS इज ग्रेटर देन NP इज ग्रेटर देन ND इज ग्रेटर देन NF। तो ये डिक्रीजिंग पेनिट्रेशन पावर है। पेनिट्रेशन पावर का मतलब होता है एबिलिटी टू बी क्लोज टू न्यूक्लियस। मतलब NS का इलेक्ट्रॉन ज़्यादा क्लोज है न्यूक्लियस के, तो NS से इलेक्ट्रॉन निकालना ज़्यादा मुश्किल काम होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन रिमूवल फ्रॉम NS इज मोर डिफिकल्ट और रिक्वायर्स मोर एनर्जी देन NP। दैट इज रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम NS requires greater energy than NP। तो जितनी पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा होगी, आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका यूज़ भी आता है जब हम बात करते हैं एक्सेप्शंस की। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और इन सब पॉइंट्स को ध्यान देखें तो जनरल ट्रेंड्स क्या होंगे, यहाँ तक की बात लिखो, अगली स्क्रीन पर लिखेंगे उसको। जनरल ट्रेंड्स ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी इन पीरियोडिक टेबल।
जनरल ट्रेंड्स ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी इन पीरियोडिक टेबल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट से राइट जाने पर आयोनाइजेशन एनर्जीज जो हैं वो जेड इफेक्टिव भी बढ़ रहा है, साइज भी घट रहे हैं, तो बढ़ती जाती हैं। एंड फ्रॉम टॉप टू बॉटम आयोनाइजेशन एनर्जीज घटती हैं। ये जनरल ट्रेंड्स हैं। फॉर एग्जांपल लिथियम की आयोनाइजेशन एनर्जी सोडियम से ज़्यादा, पोटेशियम से ज़्यादा, रुबिडियम से ज़्यादा, सीजियम से ज़्यादा। और एग्जांपल फ्लोरीन की आयोनाइजेशन एनर्जी क्लोरीन से ज़्यादा, ब्रोमीन से ज़्यादा, आयोडीन से ज़्यादा। इस टाइप से आयोनाइजेशन एनर्जी की बात कर रहे हैं। हाँ, लेकिन मेटल्स में ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं आयोनाइजेशन एनर्जीज। सो लाइक दैट डिफाइन डिक्रीजिंग आयोनाइजेशन एनर्जीज हैं। वैसे नॉन मेटल्स के लिए आयोनाइजेशन एनर्जी प्रॉपर्टी इज नॉट इंपॉर्टेंट बिकॉज यूजुअली दे डू नॉट फॉर्म कैटायन, बट फिर भी ये डेटा तो डेटा ही है। डिक्रीजिंग आयोनाइजेशन एनर्जी, ऐसे ही बेरिलियम इज मोर देन मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड सो ऑन। और एग्जाम्पल जैसे लेफ्ट से जाने पर बढ़ती है तो सोडियम की आयोनाइजेशन एनर्जी कम है मैग्नीशियम से, एल्यूमिनियम इज ग्रेटर। इंक्रीजिंग आयोनाइजेशन एनर्जी। अब बात आती है एक्सेप्शंस की, तो लेट अस टॉक अबाउट द एक्सेप्शंस। इसके एक्सेप्शंस बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। क्या है इंपॉर्टेंट एक्सेप्शंस? एक्सेप्शंस तो भरे पड़े होते हैं पीरियोडिक टेबल में, बट वी हैव टू टॉक अबाउट द इंपॉर्टेंट एक्सेप्शंस। पहला तो यही, जैसे लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इस टाइप से। और मान लो नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। ये हैं एक्सेप्शंस यहां। और एक्सेप्शंस ये रहे, ये एक्सेप्शंस हैं। क्यों, क्या एक्सेप्शन है? एक्सेप्शंस यहां पाए जाते हैं। लेफ्ट से राइट जाने पर देखो, लेफ्ट से राइट जाने पर आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है, बट ध्यान दो बेरिलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ बेरिलियम इज मोर देन बोरॉन। तो आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ बोरॉन इज लेस देन आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ बेरिलियम। यही तो एक्सेप्शन है। आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम इज ग्रेटर देन आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एल्यूमिनियम। और इसका रीजन क्या है? रीजन इन बोरॉन, एल्यूमिनियम कह दो यहाँ, वो एक ही बात है वो तो। इन बेरिलियम एंड मैग्नीशियम electrons are removed from 2s 3s respectively। और जबकि यहां इलेक्ट्रॉन किससे रिमूव हो रहे हैं? p से रिमूव हो रहे हैं। बोरॉन का कॉन्फ़िगरेशन है 2s2 2p1 और बेरिलियम का है 2s2। यहाँ 2s का इलेक्ट्रॉन और यहाँ 2p का इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है। p का इलेक्ट्रॉन रिमूव करना आसान है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी बोरॉन की कम है। पेनिट्रेशन पावर, इफेक्टिव पेनिट्रेशन पावर। और यहाँ हाफ फील्ड, फुल्ली फील्ड, हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है। क्या? 2s2 2p3, 3s2 3p3, ये आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन ये है कि आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन इज लेस देन आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ nitrogen. Ionization energy of sulfur is less than ionization energy of phosphorus due to half filled electronic configuration, outer electronic configuration. ये बहुत नोटेबल, वेरी इंपॉर्टेंट एक्सेप्शंस। ये है बड़ा नोटेबल एक्सेप्शन दैट यू शुड रिमेंबर।
अच्छा, दूसरा एक्सेप्शन ये भी इंपॉर्टेंट होता है, और जो कि हम पढ़ भी चुके हैं, साइज में प्रभाव आया है, और साइज पे है आयोनाइजेशन एनर्जी डिपेंड करती है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी टॉप टू बॉटम घटती है, बट गैलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी स्लाइटली मोर। तो आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ गैलियम इज ग्रेटर देन आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एल्यूमिनियम। ये एक्सेप्शन है, हालांकि डिफरेंस बहुत कम होता है। ये लगभग 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम है, डिफरेंस बहुत कम है। ये लगभग 5.98 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम है, डिफरेंस बहुत कम है, बट है तो सही ना, एक्सेप्शन तो आ ही गया ना, ट्रेंड्स तो बक हो ही गए ना, ट्रेंड्स तो चेंज हो ही रहा है ना। तो यही तो याद रखना है, साइज वाइज गैलियम छोटा था तो फिर आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ी भी पाई गई। तो ये एक्सेप्शन है, यू हैव टू रिमेंबर। क्लियर? आगे बात। और तीसरा, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या था? ये वही था कि लेंथनम के बाद वाले एलिमेंट्स का जो साइज है, हमने पढ़ा था साइज में कि साइज जो है लेंथनम के बाद वाला 6th पीरियड में टॉप टू बॉटम आने पर बढ़ने की बजाय लगभग कांस्टेंट या थोड़ा बहुत घट जाता है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाती हैं। तो आफ्टर लेंथनम आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ 5D सीरीज एलिमेंट इज ग्रेटर देन आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ 4D. Not only that, ionization energy of 5D is also greater than ionization energy of 3D also. अच्छा, ये स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, पीरियोडिक टेबल याद कर लो, सटासट लिखते चले जाओगे। इट्रियम, लेंथनम के बाद वाले एलिमेंट्स में पाया जाता है जिरकोनियम, हाफनियम एंड सो ऑन। बाकी जिंक, कैडमियम, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, पैलेडियम, प्लेटिनम, रोडियम, इरिडियम, इस टाइप से यहां पाया जाता है ये प्रभाव। हमने कहा भी था नोटेबल डिफरेंस। नहीं, यहाँ नहीं, इसमें नहीं, यहाँ तो साइज में और आयोनाइजेशन एनर्जी में सेम ही है। स्कैंडियम की आयोनाइजेशन एनर्जी इट्रियम से ज़्यादा, लेंथनम से ज़्यादा। आयोनाइजेशन एनर्जी, जनरली हम आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करते हैं तो वी टॉक अबाउट द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी और आयोनाइजेशन एंथैल्पी, बट बाकियों में नहीं। बाकियों में तो कैसा है, ऐसा है, देखो जैसे टाइटेनियम से ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी, मतलब हाफ नहीं, एक तरीके से हाफनियम की आयोनाइजेशन एनर्जी जर्कोनियम से ज़्यादा है। गोल्ड की आयोनाइजेशन एनर्जी सिल्वर से ज़्यादा है। मरकरी की आयोनाइजेशन एनर्जी कैडमियम से ज़्यादा है। डिक्रीजिंग आयोनाइजेशन एनर्जी, जबकि हम कह क्या रहे थे कि आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, बट यहाँ बढ़ गई जब 4D से 5D पर आते हैं, वर्टिकली डाउन आफ्टर लेंथनम। लेंथनम वाले में नहीं है, ना साइज में ना आयोनाइजेशन एनर्जी में। तो ये था बच्चों आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी के बेसिस पर कई पॉइंट्स बोले जाते हैं, एप्लीकेशंस भी होते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने में हमें मदद मिलती है। क्या हैं पॉइंट्स? पॉइंट ये है कि जैसे एप्लीकेशंस के रूप में देखें, एप्लीकेशंस ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी में देखें कि जनरली जिनकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती हैं, मेटालिक कैरेक्टर ज़्यादा होता है। आयोनाइजेशन एनर्जी कम तो इन जनरल मेटालिक कैरेक्टर ज़्यादा। तो इसका मतलब पीरियोडिक टेबल में फ्रॉम लेफ्ट टू राइट आयोनाइजेशन एनर्जी जो है बढ़ती जाती है तो मेटालिक कैरेक्टर घटता है, और मेटालिक कैरेक्टर घट रहा है, इसका मतलब नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा। तो मालूम भी है लेफ्ट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल में मेटल्स हैं और राइट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल में नॉन मेटल्स हैं मेजरली, और फ्रॉम टॉप टू बॉटम
मेटालिक नेचर या मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है तो आप बोलते भी हो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इंक्रीजिंग मेटालिक कैरेक्टर। और ले लो एग्जांपल, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम। इंक्रीजिंग मेटालिक कैरेक्टर। इंक्रीजिंग मेटालिक कैरेक्टर। तो इस तरीके से हम ये बात कहते हैं। तो आयनाइजेशन एनर्जी घटती है तो मेटालिक कैरेक्टर बढ़ जाता है। गॉट इट। तो इस तरीके से हम जनरल बात करते हैं। तो लेफ्ट से राइट पर मेटालिक कैरेक्टर घटेगा, टॉप टू बॉटम मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा। दूसरा एप्लीकेशन ये भी होता है प्रिडिक्टिंग वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट। किसी एलिमेंट की वैलेंसी को प्रेडिक्ट करने में काम आता है। एनसीईआरटी ने बड़े अच्छे से लिखा है इस बात को। मैं तो कहता हूँ इनऑर्गेनिक के लिए अगर कोई एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ता है उससे बहुत फायदा होता है बच्चों को। तो प्रेडिक्टिंग वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट, अगर जनरली ये कहा जाता है कि आई का डिफरेंस स्मॉल है तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल। इफ आई डिफरेंस सक्सेसिव आई डिफरेंस, सक्सेसिव मतलब I1, I2, I3 ये सब सक्सेसिव वैल्यूज हैं। सक्सेसिव आई डिफरेंस इज स्मॉल देन हायर वैलेंसी, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट और वैलेंसी इज मोर स्टेबल। अच्छा, और डिफरेंस अगर लार्ज है, इफ में डबल क्यों लगाया मैंने पता नहीं भाई। इफ सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी डिफरेंस is large, then lower oxidation state is more stable। इस टाइप का होता है। अच्छा सर, ये स्मॉल और लार्ज ये तो एक रिलेटिव टर्म है, किसे लार्ज बोलें किसे स्मॉल बोलें। डबल टाइप का एनर्जी का डिफरेंस है 1.5 गुना, 1.25 गुना, 1 गुना, तो वो स्मॉल डिफरेंस माना जाएगा। 3 गुना, 4 गुना, 5 गुने का डिफरेंस है सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी में तो उसे लार्ज माना जाएगा। तो 3 गुना और मोर इसे लार्ज बोलेंगे। दुगुना टाइप का है, 2.25 गुना है, उस टाइप का मतलब x है, x से 2x हो गई तो उसे स्मॉल ही मान लेंगे। बट 3 गुना या उससे ज़्यादा है, 4 गुना है, 5 गुना है, 8 गुना है, फिर तो भैया लार्ज डिफरेंस है, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल। कई बार क्वेश्चन सॉल्व करने में इसका यूटिलाइजेशन आता है। जैसे यूं बोल दें फॉर एन एलिमेंट x आयोनाइजेशन एनर्जी दी हुई है मान लो 5.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, आयोनाइजेशन एनर्जी 2 दी हुई है 22.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और I3 की वैल्यू है कुछ 42.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फाइंड वैलेंसी। तो बस आंसर क्या बोलोगे, I1 और I में 4 गुने टाइप का डिफरेंस है। 4 गुना तो बहुत डिफरेंस हो गया। तो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी मतलब इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल काम है, तो निकलेगा ही नहीं, पहला ही निकलेगा। तो आंसर इज वैलेंसी 1। इस टाइप से। अच्छा, और क्वेश्चन कई बार ऐसे बोलते हैं, फॉर एन एलिमेंट मान लो कुछ m, I1 की वैल्यू कुछ दी हुई है x, I2 की वैल्यू कुछ दी हुई है किलो जूल में ले लो, जैसे मान लो हाँ कुछ मान लो 420 किलो जूल पर मोल। I2 की वैल्यू है 790 किलो जूल पर मोल।
I3 की वैल्यू है मान लो 3270 किलो जूल पर मोल। फाइंड वैलेंसी। मान लो इस तरह क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो बताओ आंसर क्या दोगे। I1 420 किलो जूल पर मोल। वैसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट और किलो जूल के कन्वर्जन्स कई बार इंपॉर्टेंट होते हैं एनर्जी यूनिट कन्वर्जन्स। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम की वैल्यू इज नियरली इक्वल टू 96.4 किलो जूल पर मोल अप्रॉक्सीमेटली। ये कन्वर्जन होता है कई बार न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में, एटॉमिक स्ट्रक्चर में कई बार यूज में आता है। तो फाइंड वैलेंसी है, जरा देखना। I1 420, I2 4 दूनी 800, डबल टाइप का मतलब डिफरेंस कम ही है। तो वैलेंसी 1 और 2 में 2 ज़्यादा स्टेबल हो गई। और 2 और 3 में देखो I2 से I3 जाओ, 8 चौक 4 गुने का डिफरेंस आ गया, 4 गुने से भी ज़्यादा। तो इसका मतलब थर्ड इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं होगा, तो वैलेंसी 2 ही होगी। तो आंसर इज, इसमें थोड़ी दिक्कत आती है, इसे पढ़ें, एनसीईआरटी भी चाहें तो पढ़ लें। कई बार बच्चे पूछते हैं कि सर मैं तो महाराष्ट्र बोर्ड का हूँ, मैं तो उत्तर प्रदेश बोर्ड का हूँ, राजस्थान बोर्ड का हूँ, तो सर क्या मैं भी एनसीईआरटी लूँ? हाँ ले लो यार, बहुत सस्ती बुक आती हैं 100-125 रुपये की, और वो भी खर्च ना करने हो तो सारे PDF अवेलेबल होते हैं एनसीईआरटी बुक्स के, ईजिली अवेलेबल। उनसे पढ़ सकते हो, आप देख सकते हो, रेफरेंस ले सकते हो। तो पढ़ना चाहिए, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। तो इस तरीके से हम बात करते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी की, उनके ट्रेंड्स की, और क्वेश्चंस किस तरीके से सॉल्व किए जाते हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। आयोनाइजेशन एनर्जी के बाद बच्चों अगली प्रॉपर्टी आती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जिसे हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलते हैं, बट वहाँ पर साइन का अपोजिट का अंतर होता है। तो लिखो हेडिंग थर्ड, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है? हाँ भाई, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लिखो, एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू a gaseous atom to form gaseous anion। तो देखो, आयोनाइजेशन एनर्जी में इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे थे गैसियस एटम से, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी करने के बाद कैटायन बना था, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में इलेक्ट्रॉन ऐड करने के बाद एनायन बना है। तो जैसे X, ये कोई एटम है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन चिपका दो, ऐड कर दो, इलेक्ट्रॉन तो बाहर इलेक्ट्रॉनों के साथ ही ऐड होगा आउटर मोस्ट शेल में, तो एनायन बन गया X माइनस। तो जो भी एनर्जी रिलीज्ड है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ये इज कॉल्ड एनर्जी रिलीज्ड इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। सो दिस एनर्जी रिलीज्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो बच्चों इस तरीके से डिफाइन करते हैं हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और एक और टर्म होता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। जस्ट ए मिनट। हाँ, ये एंथैल्पी के टर्म्स में डिफाइन होता है, डेल्टा H Eg। और एनर्जी रिलीज्ड को यहां पॉजिटिव बोल रहे हैं हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव है व्हेन एनर्जी इज रिलीज्ड। एनर्जी रिलीज हो रही है तो उसे हम पॉजिटिव बोल रहे हैं, जबकि एंथैल्पी के टर्म्स में जब डिफाइन करते हैं थर्मोडायनेमिक्स में, तो एनर्जी रिलीज्ड में डेल्टा H क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो इट इज द एनर्जी रिलीज्ड, एनर्जी या एंथैल्पी चेंज, ऐसे बोल दो, when an electron is added
in 1 mole of gaseous atoms to form anion। तो जब इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं गैसेस एटम में गैसेस एनायन बनाने के लिए, तो जो एनर्जी चेंज होती है, तो ये थर्मोडायनेमिक कन्वेंशन है। तो इसका मतलब है दोनों का मीनिंग सेम। तो हम एक तरीके से यूँ भी बोल सकते हैं कि नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। मतलब दैट इज फॉर एन एलिमेंट, किसी एलिमेंट के लिए अगर कोई बोले कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मान लो कुछ 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या बोलोगे? Eg, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। हालांकि 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या मान लो किलो जूल में डिफाइन कर लो, चलो इसको भी, वैसे तो ये चलो ठीक है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को मान लो मैं ऐसे बोल दूं 200 किलो जूल पर मोल, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या बोलोगे? -200 किलो जूल पर मोल। वैसे तो रिलेशन होता है डेल्टा HEG में और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में, बट वो जो टर्म है डेल्टा HEG इज इक्वल टू माइनस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी -5/2 RT, वो नेग्लिजिबल टर्म है, वी कैन इग्नोर। आप तो हमसे कोई न्यूमेरिकल ना पूछने वाला इन चीज़ों पे, नोबडी इज गोइंग टू आस्क। सब ट्रेंड्स पूछते हैं, किसी कम किसकी ज़्यादा, किसकी टेंडेंसी क्या है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ऐड करने की बढ़िया टेंडेंसी है, या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन गेन करने की बढ़िया टेंडेंसी है। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब एनर्जी देनी पड़ेगी टू ऐड इलेक्ट्रॉन। समझ गए? तो ये एक्सोथर्मिक है। ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव होना मतलब एक्सोथर्मिक, और डेल्टा HEG को उसको क्या बोलेंगे? नेगेटिव, मतलब एक्सोथर्मिक, हीट रिलीज्ड, एक्सोथर्मिक। तो इस तरीके से डिफाइन करते हैं। तो नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। साइन अपोजिट होते हैं, सेंस दोनों का सेम है। अच्छा, इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात एज ए नोट करके, जैसे एक कोई एलिमेंट X है, या ऑक्सीजन ही ले लो, चलो बड़ा कॉमन सा केस है ऑक्सीजन, X ही ले लो जनरल। एक इलेक्ट्रॉन ऐड करा, X- बनाया, तो इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव होती है इन मोस्ट केसेस। ये 1 बोल देंगे इसको, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। बट अगर एक और इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं X- में, तो क्या बनेगा? X2-, बाइवेलेंट आयन, इसे बोलेंगे Ea2। ये Ea1 ऑफ X, Ea2 ऑफ X, ये हमेशा नेगेटिव होगा, ऑलवेज हाईली नेगेटिव, हाईली नेगेटिव होता है। इन दोनों को ऐड कर लो, ऐड करोगे तो X- से X- कैंसिल आउट हुआ, तो X गैस में अगर 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं तो क्या बनाया? बाइवेलेंट आयन। जब जोड़ते हो तो एनर्जी भी जुड़ जाएगी, तो ओवरऑल ये क्या बन गया? Ea1 प्लस Ea2। ये भी नेगेटिव होता है ऑलवेज, दैट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अगर ओवरऑल नेगेटिव आ रहा है, दैट इज एनर्जी इज अब्सॉर्ब्ड। एनर्जी इज एब्सॉर्ब्ड। तो हमेशा याद रखना, बाइवेलेंट आयन अगर बना रहे हैं किसी न्यूट्रल एटम से, तो हमेशा एनर्जी एब्सॉर्ब होती है। एंडोथर्मिक प्रोसेस है, एब्सॉर्ब मींस एंडोथर्मिक प्रोसेस। इस तरीके से बोलते हैं। अच्छा, कौन से फैक्टर्स हैं जो आयोनाइजेशन एनर्जी को प्रभावित करते हैं? मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादातर एलिमेंट्स के लिए पॉजिटिव होती है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ऐड करने पर एनर्जी रिलीज होती है। बट दूसरा इलेक्ट्रॉन अगर ऐड कर रहे हो तो एनर्जी हमेशा एब्सॉर्ब होती है, हाईली नेगेटिव होती है, मतलब एनर्जी इज एब्सॉर्ब्ड। पॉजिटिव इन मोस्ट केसेस, एनर्जी रिलीज्ड, एनर्जी एब्सॉर्ब्ड। ये सब चीज़ें होती हैं। अच्छा, इसी में कई बार ऐसा होता है कि फैक्टर्स कौन से हैं? फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ऑफ कोर्स जेड इफेक्टिव ज़्यादा है,
तो न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उस एक्सटर्नली एडेड इलेक्ट्रॉन के लिए ज़्यादा होगा, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होगी। और अगर साइज ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होगी। तो फिर जनरल ट्रेंड्स क्या बनेंगे पीरियोडिक टेबल में? ट्रेंड्स पे ही क्वेश्चन पूछते हैं, इसके तो एक्सेप्शंस भी बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। पीरियोडिक टेबल में जो एक्सेप्शंस होते हैं कई बार वही बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। तो जनरल ट्रेंड्स, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जनरल ट्रेंड्स इन द पीरियोडिक टेबल क्या है? लेफ्ट से राइट जाने पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ती हैं, एंड फ्रॉम टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी घटती है। बट एक्सेप्शन ना हो ऐसा हो नहीं सकता। तो एक्सेप्शन, एक तो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किस किस की होती हैं? नेगेटिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, दैट इज एनर्जी एब्जॉर्ब्ड ऑन एडिंग इलेक्ट्रॉन। कौन कौन सी? ऑल नोबल गैसेस, नाइट्रोजन इन ग्रुप 15, बेरिलियम, मैग्नीशियम एटसेट्रा इन अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। रेस्ट ऑल द एलिमेंट्स, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू जो होती है पॉजिटिव होती है, दैट इज एनर्जी इज रिलीज्ड। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक्सेप्शन ही इंपॉर्टेंट होते हैं इस तरह की प्रॉपर्टी में। नेगेटिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किन किन में पाई जाती है? किन किन में पाई जाती है? ऑल नोबल गैसेस, नाइट्रोजन इन ग्रुप 15, नाइट्रोजन ओनली, फास्फोरस नहीं, फास्फोरस में भी थोड़ी सी एनर्जी रिलीज हो जाती है। तो इन केसेस में एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, मतलब जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन को चिपकाना पड़ता है। बेरिलियम, मैग्नीशियम में भी ये सब होती हैं। दूसरा एक्सेप्शन ये है, जो सबसे इंपॉर्टेंट बातें हैं, मेटल्स के लिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करना बेमानी है। बेमानी मतलब कोई यूज़ नहीं है, क्योंकि वो एनायन बनाते ही नहीं हैं यूजुअली। एल्का सोडियम है, भले एक इलेक्ट्रॉन ऐड करो थोड़ी सी एनर्जी रिलीज होती है, बट उसका कोई यूज़ नहीं है, बिकॉज सोडियम इज नोन फॉर मेकिंग कैटायन और फॉर्मिंग कैटायन बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो उनके लिए आयोनाइजेशन एनर्जी इज मोर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। मेटल्स के लिए आयोनाइजेशन एनर्जी इज मोर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी टू बी डिस्कस्ड, एंड इसके लिए नॉन मेटल्स के लिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज द मोर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी टू बी डिस्कस्ड। सेकेंड पॉइंट, सेकेंड ये है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ सेकेंड पीरियड पी ब्लॉक एलिमेंट्स is greater than the corresponding, सबसे इंपॉर्टेंट तो यही वाला पॉइंट है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ द सेकेंड पीरियड पी ब्लॉक एलिमेंट इज थर्ड पीरियड एलिमेंट, सेकेंड नहीं थर्ड। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ द थर्ड पीरियड पी ब्लॉक एलिमेंट इज ग्रेटर देन द corresponding second period element in same group। मतलब जैसे कौन? बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। नहीं, नोबल गैसेस को छोड़ो, नोबल गैसेस की टेंडेंसी नहीं है इलेक्ट्रॉन ऐड करने की। एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर, क्लोरीन। तो क्लोरीन की ज़्यादा है फ्लोरीन से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, सल्फर की ज़्यादा है ऑक्सीजन से, फास्फोरस की ज़्यादा है नाइट्रोजन से, कार्बन की ज़्यादा है
सिलिकॉन, हाँ, सिलिकॉन की ज़्यादा है कार्बन से और एल्यूमिनियम की ज़्यादा है बोरॉन से। डिक्रीज इन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, मतलब क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन ऐड करने पर सबसे ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है। इनफैक्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ क्लोरीन इज हाईएस्ट इन पीरियोडिक टेबल। पूरी पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी डिस्कवर्ड हैं, सबके अंदर हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की जो वैल्यू है वो क्लोरीन की है। तो इस तरीके से हम ये बात कहते हैं। तो ये एक्सेप्शन ही तो था। थर्ड पीरियड के पी ब्लॉक के एलिमेंट्स की आयोनाइजेशन एनर्जी करस्पॉन्डिंगली सेम ग्रुप में सेकेंड पीरियड के पी ब्लॉक एलिमेंट से ज़्यादा है। और तीसरा, इन ऑक्सीजन फैमिली इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन इज लोएस्ट। तो क्या ऑक्सीजन से ज़्यादा बल्कि सल्फर की हाईएस्ट है। सल्फर इज ग्रेटर देन टेलुरियम, पोलोनियम, बल्कि ऐसे बोल दो, ऑक्सीजन की लोएस्ट है। ऑक्सीजन से ज़्यादा फिर सल्फर की ज़्यादा है। और इसका ट्रेंड भी मैं एक बार बतला देता हूँ आपको, जो वैल्यू हैं दैट यू शुड रिमेंबर। सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। सल्फर ऐसे लिख लो, सेलेनियम, सेलेनियम के बाद है, ये याद भी रखनी है वैल्यू, टेलुरियम, पोलोनियम एंड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन लोएस्ट ये है। इस तरीके से हम बोलते हैं। अच्छा, हेलोजेंस में क्या है? इन हेलोजेंस क्लोरीन इज हाईएस्ट, देन फॉलोड बाई फ्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो इस तरीके से ये है डिक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो ये बच्चों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के। कई बार इनके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ट्रेंड्स पूछे जाते हैं, क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लें। अब तक की जो प्रॉपर्टी हैं इनमें, अच्छा एक और प्रॉपर्टी बाकी है, चलो उस पर भी बात करेंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो गया। इस क्वेश्चन इन्हीं में से ढूंढ लेंगे कि बताओ इनमें से किसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाईएस्ट है, किसकी लोएस्ट है, कौन घटता क्रम है, कौन बढ़ता क्रम है। तो बस उन्हीं में से ढूंढ ढांड के आपको आंसर बतलाने हैं। ये वाली बात बड़ी इंपॉर्टेंट थी, इसको याद रखना। आई बात समझ में बच्चों? हाँ भाई। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, फोर्थ पीरियोडिक प्रॉपर्टी इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कई बार इसे हम EN या चाई भी लिख देते हैं। चाई एक्स जैसा लिखता है, वैसे ये ऐसा होता है चाई, एक्स टाइप का, ऐसे एक्स जैसा दिखता है, चाई बोलते हैं इसको, या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या एक्स बोल देते हैं, वो एक ही बात है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अलग अलग है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कोई यूनिट नहीं होती, ये एक रिलेटिव टेंडेंसी है टू पुल द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। तो इट इज द टेंडेंसी to pull shared pair of electron towards, it is a tendency of an element to pull the shared pair of electron towards itself. So it is a tendency of an element to pull the shared pair of electron towards itself. That is called electronegativity. जैसे अगर हम बात करें, जैसे Cl-Cl बॉन्ड है, यहाँ तो दोनों सेम एटम हैं, तो ये कहलाता है नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड।
बट यही अगर HCl बॉन्ड हो जाए तो पता है हमें कि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड शिफ्ट हो जाता है टुवर्ड्स क्लोरीन, और एक क्लोरीन पर एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पर एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और ये बॉन्ड बन जाता है पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। और क्यों? क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हायर है, तो क्लोरीन हैज हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो ये बॉन्ड पोलर कोवेलेंट बॉन्ड हुआ। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा, पोलैरिटी इन द बॉन्ड उतना ही ज़्यादा होगा। तो डेल्टा EN इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जितना ज़्यादा, पोलैरिटी इन कोवेलेंट बॉन्ड उतना ही ज़्यादा होगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब क्लोरीन की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचने की ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो क्लोरीन के पास ज़्यादा रह रहा है, तो उस पर एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पर एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। ऑफ कोर्स दिस वैल्यू ऑफ द डेल्टा इज लेस देन इलेक्ट्रॉनिक चार्ज वैल्यू, मच लोअर, 5%, 7%, 10% इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के बराबर होगा, वो काफ़ी कम होता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द रिलेटिव टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू पुल द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। इसमें जो स्केल होता है, पॉलिंग स्केल, वो बड़ा यूजफुल होता है। तो इन पॉलिंग स्केल हाइड्रोजन H is chosen as reference with its electronegativity equal to 2.1। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को आर्बिट्रेरीली 2.1 मान लिया, उसके बेसिस पर देखा तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या टेंडेंसी सबसे ज़्यादा पाई गई, फॉलोड बाय ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन एंड क्लोरीन आर नियरली इक्वल एंड देन ग्रेटर देन। ये ट्रेंड्स में बता देता हूँ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के। हाँ, नाइट्रोजन ब्रोमीन greater than carbon, nearly equal to sulfur, nearly equal to iodine, and then hydrogen which is nearly equal to phosphorus, which is greater than boron. Boron is greater than sodium, potassium, and cesium has the lowest value of electronegativity। अगर इनकी वैल्यूज देखें तो 4.0, 3.5, इन दोनों की 3.0, लगभग 3.0, ये 2.8, लगभग 2.5, 2.5, 2.5, 2.1, 2.1, 2.0। Sodium is nearly 0.9, yes it is 0.9, 0.8, 0.7। ये हैं वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मेटल्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफ़ी कम होती है, नॉन मेटल्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफ़ी हाई होती है, एंड फ्लोरीन इज द एलिमेंट विच इज हैविंग द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एंड ऑक्सीजन इज द सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ये पॉलिंग, और पॉलिंग का स्केल ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। स्केल तो एक और होता है जिसका नाम है मिलिकन्स स्केल। यहाँ तक की बात लिखो तो एक दो पॉइंट लिखेंगे। फ्लोरीन इज the most electronegative element in periodic table। Millikan scale, electronegativity in Millikan scale जो होती हैं वैल्यूज, दिस इज 2.8 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन पॉलिंग स्केल। पॉलिंग स्केल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का 2.8 टाइम्स होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन मिलिकन्स स्केल, 2.8 टाइम्स। बट चलता यही है पॉलिंग स्केल, जिसमें हाइड्रोजन की 2.1 है और फ्लोरीन की 4.0 है।